मित्रों नमस्कार। आज फिर से मैं आपके बीच लाइव आ रहा हूँ कुछ नए विषयों के साथ। आप लगातार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो पिछली जो क्लासेज हुई उसमें मैंने अलग अलग विषयों की चर्चा किया। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के कारण, क्रांति के परिणाम, असफलता के कारण और विभिन्न विद्वानों द्वारा क्रांति की क्या प्रकृति, क्या स्वरूप बताया गया है, इन विषयों की मैंने चर्चा किया था। क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई और अनेक वर्ग आधारित संगठनों का निर्माण हुआ। देश के अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए संगठनों का निर्माण हुआ। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 3 चरणों का मैंने उल्लेख किया। उसमें पहला नरमपंथियों का चरण था, उदारवादियों का युग था। दूसरा गर्मपंथी या उग्रवादियों का समय था। और तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति में आए और असहयोग आंदोलन से 1919 के बाद स्वतंत्रता तक गांधीवादी युग प्रारंभ हुआ। मेरी एक क्लास लाइव नहीं हो पाई, तकनीकी खराबी के कारण। उसमें कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे, उसका यूट्यूब में वीडियो डाला गया है, आप देख सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, नेहरू रिपोर्ट, बारदौली सत्याग्रह, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930, जिस अधिवेशन में पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य की मांग को मोहम्मद इकबाल ने रखा था। और इसी समय ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया सबने अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद गांधी अर्बन पैक्ट, गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड और गांधी अंबेडकर के बीच हुआ ऐतिहासिक पैक्ट, पूना पैक्ट। इन कुछ विषयों पर लाइव क्लास नहीं हो पाई और इन विषयों को यूट्यूब में डाला गया है वीडियो बनाकर, आप उसे देख सकते हैं। कल की क्लास में मैंने प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया था, जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, आज़ाद हिंद फौज, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके साथ ही साथ त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कांग्रेस में जो बदलाव आया और उसके साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस का संक्षिप्त जीवन परिचय भी मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। आप लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मेरी ये क्लास जब कोचिंग संस्थान बंद हैं, लॉकडाउन के समय पर, आपके लिए काफ़ी सहयोगी साबित होगी। आज हम कुछ टॉपिक्स पर विषय रखेंगे। इसमें पहला विषय है बेबिल योजना, बेबिल प्लान। तो वायसराय
लॉर्ड बेबिल ने जून 1945 में अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसे बेबिल प्लान के नाम से या बेबिल योजना के नाम से जाना जाता है। यह जो समय था द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। ब्रिटिश सरकार पूरा ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध में लगा रही थी और भारतीयों द्वारा लगातार राष्ट्रीय आंदोलनों की गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। इन विषम परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार भारत का सहयोग प्राप्त करना चाह रही थी और सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, सरकार ने एक शिष्टमंडल भेजा, क्रिप्स मिशन। तो ऐसे 1945 में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, सहयोग प्राप्त करने के लिए, भारतीयों का जो रवैया है वो ब्रिटिश के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो, इसका ध्यान रखते हुए लॉर्ड बेबिल ने योजना प्रस्तुत की। इस योजना को प्रस्तुत करने के कुछ उद्देश्य थे। प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारत में काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, जनता के आक्रोश को कम करना, संवैधानिक समस्याओं को हल करते हुए उत्तरशाही शासन की स्थापना करना और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के विरोध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। इन प्रमुख उद्देश्यों को लेकर लॉर्ड बेबिल ने योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना के जो प्रमुख सुझाव थे वो थे कि भारत में वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। उसके बाद इसमें सिफारिश थी कि वायसराय की कार्यकारिणी में सवर्ण हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। इस तरह से सरकार ने सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास किया। फिर प्रमुख सिफारिश ये थी कि युद्धोपरांत भारतीय अपना संविधान का निर्माण स्वयं कर सकेंगे। और सिफारिश ये थी कि विदेश विभाग में रक्षा को छोड़कर, इस समय पर विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ही रक्षा मंत्रालय था, अलग अलग नहीं थे, तो विदेश विभाग में रक्षा विभाग को छोड़कर शेष विभाग भारतीयों के पास होंगे। अगली सिफारिश ये थी कि वायसराय अपने वीटो पावर का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करता रहेगा और वायसराय की शक्तियां यथावत रहेंगी, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। और अंतिम सिफारिश यह थी कि इन सारी बातों के कार्यान्वयन के लिए अतिशीघ्र एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और यह आयोजन शिमला सम्मेलन था।
इस तरह से लॉर्ड बेबिल ने संवैधानिक समस्याओं के समाधान के माध्यम से सांप्रदायिकता का विस्तार किया। इससे विभिन्न वर्ग संप्रदायों में दूरी बढ़ी। तो यह था बेबिल योजना 1945। इसके बाद शिमला सम्मेलन। तो वायसराय लॉर्ड बेबिल ने 25 जून 1945 से 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945, 14 जुलाई 1945 के बीच शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन को बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि वायसराय की कार्यकारिणी में भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करना और सूची तैयार करना। सम्मेलन आयोजित हुआ और यह घोषणा की गई कि वायसराय की कार्यकारिणी में कुल 14 सदस्य होंगे, 14 मेंबर्स होंगे, जिसमें 5 मुस्लिम लीग से होंगे, 5 कांग्रेस से होंगे और 4 सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत होंगे। सम्मेलन प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने अपनी तरफ से अबुल कलाम आज़ाद का नाम प्रस्तावित किया। वायसराय ने खिज्र हयात खां का नाम प्रस्तावित किया। लेकिन जैसे ही मुस्लिम नाम आए तो मुस्लिम लीग और जिन्ना ने इन नामों का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग द्वारा ही भेजे जाएंगे या कार्यकारिणी में शामिल किए जाएंगे, और यदि मुस्लिम लीग का सदस्य किसी भी प्रस्ताव का, किसी भी विषय का विरोध करता है तो यह प्रस्ताव 2/3 2/3 बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। और इन बातों पर लीग और जिन्ना अड़े रहे। इन परिस्थितियों में वायसराय ने इस सम्मेलन के समाप्ति की घोषणा कर दी और यह शिमला सम्मेलन किसी भी निष्कर्ष तक, निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। इस तरह से लॉर्ड बेबिल की अदूरदर्शितापूर्ण नीति और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद, इन दोनों कारणों से यह सम्मेलन असफल रहा। लेकिन इस सम्मेलन का लाभ मुस्लिम लीग को मिला। देश की राजनीति में मुस्लिम लीग और जिन्ना का महत्व बढ़ गया। उस समय जो चुनाव हुए उन चुनावों में लीग को काफ़ी लाभ हुआ। साथ ही साथ देश में सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई। आपस में विभिन्न संप्रदायों के बीच मतभेद बढ़े। इस तरह से बेबिल योजना और शिमला सम्मेलन दोनों ही राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सकारात्मक नहीं रहे।
इसके बाद हमारा विषय है कैबिनेट मिशन। तो ब्रिटेन में 1946 में चुनाव हुए और चुनाव के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए। उनका रवैया भारत के प्रति काफ़ी सकारात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण था और भारतीय संवैधानिक समस्याओं पर विचार करने के लिए उन्होंने 1946 में एक शिष्टमंडल भारत भेजा और यह शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पेंथिक लॉरेंस थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स व एबी अलेक्जेंडर इस शिष्टमंडल के, इस मिशन के 2 अन्य सदस्य भी थे। कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत आने के बाद यहाँ पर सभी से चर्चा करने के बाद कैबिनेट मिशन ने अपनी जो सिफारिशें प्रस्तुत की वो इस प्रकार थी। जैसे पहली सिफारिश थी, भारत अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासतें शामिल होंगी। दूसरी सिफारिश थी, प्रांतों को परस्पर समूह बनाने की स्वतंत्रता है या प्रांत परस्पर समूह बना सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर प्रांतों को 3 वर्गों में बांटा गया। तीसरी सिफारिश थी, देशी रियासतों को संघ में शामिल होने या न होने की पूरी छूट है। इस मिशन की चौथी सिफारिश थी, संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस तरह से भारत का जो संविधान बना, उस संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ, यह है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। तो संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। इस सभा में 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें 292 मेंबर्स ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य 93 मेंबर्स देशी रियासतों से और 4 जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो चीफ कमिश्नर एरिया से आएंगे। इस तरह से इस कैबिनेट मिशन के द्वारा जो महत्वपूर्ण सुझाव था वह संविधान सभा का निर्माण की बात थी। अगली सिफारिश थी, पाकिस्तान की मांग को व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण अस्वीकार कर दिया गया। अगली सिफारिश थी कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाएंगी और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को ही प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार के गठन को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों दलों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने वायसराय के सामने दावा पेश किया
कि हम अपनी अंतरिम सरकार कांग्रेस के बिना बनाना चाहते हैं। लीग की इस मांग को, इस दावे को वायसराय ने खारिज कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया में 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने संपूर्ण देश में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया और इस दिन देश के अनेक स्थानों में दंगे हुए, देश में शांति और व्यवस्था भंग की गई। उसके बाद लीग कांग्रेस के साथ अंतरिम सरकार में शामिल भी हुई। यह ध्यान देने वाली बात है कि जो अंतरिम सरकार गठित हुई उसमें बाद में मुस्लिम लीग शामिल हुई। यानी पहले मुस्लिम लीग ने विरोध किया, कांग्रेस से पृथक अंतरिम सरकार के गठन का दावा पेश किया। जब वायसराय नहीं माना तो लीग ने उसका विरोध किया। संपूर्ण देश में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। उसके बाद मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इस सरकार के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे लियाकत अली, ये वित्त मंत्री बनाए गए। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बनाए गए। इस तरह से अलग अलग मंत्रालय विभाग बांटे गए। इस तरह से कैबिनेट मिशन योजना में कुछ बातें भारतीयों के सोच के विरोध में थी, जैसे प्रांत परस्पर समूह बना सकते हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर प्रांत अलग अलग भी हो सकते हैं, अवशेष शक्तियां प्रांत को प्रदान की जाएं। इन कुछ बातों से भारतीय असहमत थे, लेकिन फिर भी इस योजना का बड़ा गुण यह था कि इस योजना में एकल राष्ट्रवाद को बलि दिए बिना सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ इस योजना से संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया। उस दिशा में यथार्थ निर्णय दिखाई दिया और स्वतंत्रता की मांग को बल मिला और यह भारतीयों को अब विश्वास हो गया कि भारत अतिशीघ्र स्वतंत्र होने वाला है। इसलिए कैबिनेट मिशन योजना को संपूर्ण भारतीय राजनेताओं द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा और आम जनमानस द्वारा स्वीकार किया गया। इसके बाद माउंटबेटन योजना 1947, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की जिसे एटली की घोषणा कहते हैं। इस घोषणा में कहा गया कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे, अर्थात भारत को सत्ता सौंप देंगे। यदि तब तक संविधान निर्माण नहीं हुआ तो भारत जिसे चाहेगा, जनता जिसे चाहेगी, उसे सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। सत्ता के हस्तांतरण का कार्य काफी कठिन कार्य था। इस कार्य को करने के लिए लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में
भारत के सभी राजनीतिक दलों से परिचर्चा करने के आधार पर एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस माउंटबेटन योजना में भारत का विभाजन निहित था। जैसा मैंने अभी बताया कि ध्यान देने योग्य बात है कि कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन माउंटबेटन प्लान में भारत विभाजन को स्वीकार किया गया और पाकिस्तान को भारत से विभाजित कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो माउंटबेटन योजना की प्रमुख सिफारिशें थीं, वो थीं, पहली सिफारिश ये थी, जनता की इच्छा के अनुकूल निर्मित सरकार को शासन द्वारा सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। दूसरी सिफारिश थी कि देशी रियासतों को भारत में अथवा पाकिस्तान में अथवा स्वतंत्र रहने का अधिकार होगा। या तो देशी रियासतें भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों, या अपना पृथक अस्तित्व ही बनाकर रख सकती हैं। इस योजना का यह सुझाव राष्ट्रीय एकता के लिए काफ़ी खतरनाक था। फिर सिफारिश की गई कि संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया जाएगा और यह संविधान उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जहां की जनता इसे स्वीकार करेगी। इसलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी आया है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना में ऐसा उल्लेख है। फिर देश के अलग अलग हिस्सों को लेकर, सीमा को लेकर, क्षेत्रों को लेकर माउंटबेटन योजना में सिफारिश की गई। तो बंगाल और पंजाब, इन दो प्रांतों को लेकर सुझाव दिया गया कि बंगाल एवं पंजाब के हिंदू एवं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के विधान मंडलों के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाएगी और यदि कोई पक्ष इसमें विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। फिर सिलहट, असम का जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था सिलहट, उसके लिए प्रावधान किया गया कि सिलहट में जनमत संग्रह के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सिंध को लेकर सुझाव दिया गया कि सिंध की विधानसभा यह तय करेगी कि उसे कहाँ रहना है, यानी भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। फिर बलूचिस्तान को लेकर सुझाव दिया गया कि बलूचिस्तान को यह छूट है कि वह भारत में शामिल हो सकता है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों को लेकर सुझाव दिया गया कि पश्चिमोत्तर के जो सीमा प्रांत हैं वहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। इसके अलावा यह सुझाव दिया गया कि भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और वह अधिकारी था सर रैडक्लिफ। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रैडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। फिर यह भी सुझाव दिया गया
यह भी सिफारिश की गई कि भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों को राष्ट्रमंडली संगठन की सदस्यता लेने के लिए छूट होगी। यानी ये देश चाहें तो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने अथवा ना बने, यह इनकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। इस तरह से माउंटबेटन योजना आई। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि इसमें भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था। अनेकों वर्षों से, आदिकाल से हमारे पूर्वजों का जो एक लक्ष्य था, राष्ट्रीय एकता, भारत एक है, एकल राष्ट्रवाद, इस एकल राष्ट्रवाद के विचार को बलि चढ़ा दी गई और अब भारत एक देश नहीं, अब भारत दो देश हो गए। हालांकि ये दुख व्यक्त करने का समय नहीं था। मैंने कल बताया था कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत के विभाजन के बहुत पहले ही कांग्रेस के सभी नेताओं को जानकारी दी थी, आगाह किया था कि भारत विभाजन की ओर जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की अनेक बातों पर तुष्टीकरण की नीति, ब्रिटिश शासन की चालाकी, मुस्लिम लीग की जिद, इन सारे कारणों ने भारत विभाजन को यथार्थ रूप प्रदान कर दिया। तो गांधी जी दुखी हुए और उन्होंने कहा कि यह निर्णय लागू नहीं हो सकता जब तक मैं जीवित हूं। यह निर्णय मेरी लाश से होकर गुजरेगा। काफी व्यथित हुए महात्मा गांधी। ऐसा भी इतिहास में उल्लेख मिलता है कि महात्मा गांधी ने जिन्ना को मनाने का प्रयास भी किया, जिन्ना को कायदे आजम कहा। महात्मा गांधी ने नेहरू से यह तक कह दिया कि यदि जिन्ना प्रधानमंत्री भारत का बन जाता है और प्रधानमंत्री बनने की शर्त पर यदि भारत का विभाजन रुक सकता है तो उसे रोको। लेकिन जिन्ना ने तो बहुत पहले ही कह दिया था 1940 में कि मैं पाकिस्तान की मांग पर अडिग रहूंगा और पृथक पाकिस्तान के अलावा मैं कुछ भी नहीं लूंगा और इस मांग के साथ में कोई समझौता नहीं करूंगा। खैर, सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना को लेकर गांधी को समझाया और बाद में गांधी ने भी इस योजना को स्वीकार किया। इस तरह से माउंटबेटन योजना के सुझावों के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई को पारित हुआ। 18 जुलाई 1947 को, और 15 अगस्त 1947 से इस अधिनियम के क्रियान्वयन के साथ ही भारत में एक नए सामाजिक राजनीतिक युग का सूत्रपात हुआ, जिसमें भारत विभाजन की त्रासदी भी निहित थी। इस तरह से ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया अंतिम योजना थी, अंतिम सुझाव थे माउंटबेटन योजना। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और देश में देशी रियासतों के विलय का कार्य प्रारंभ हुआ। क्योंकि भारत को अखिल भारतीय संघ बनाना था और जब देश आज़ाद हुआ था उस समय पर देश अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। ब्रिटिश प्रांत थे, देशी रियासतें थीं और सरकार द्वारा जो योजनाएं प्रस्तुत की गईं वो भी स्पष्ट नहीं थी। देश में लगभग 562 देशी रियासतें थीं। इन सारी देशी रियासतों का संघ में विलय करना था
और एक मजबूत संघ का निर्माण करना था। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक रियासती मंत्रालय बनाया गया, उसके प्रमुख सरदार पटेल को बनाया गया। संविधान प्रांतीय समिति बनी, उसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल बने। और सरदार पटेल का यही कार्य था कि देशी रियासतों का संघ में विलय करना है। लगभग देश की सारी देशी रियासतों ने संघ विलय की प्रक्रिया को स्वीकार किया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन 3 देशी रियासतें ऐसी थीं जो संघ में मिलने के लिए आपत्ति कर रही थी या संघ में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। उसमें एक प्रमुख थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। जम्मू कश्मीर देश की प्रमुख बड़ी रियासतों में से एक थी जिनके राजा थे डोंगर वंश के हरि सिंह। और वहां पर जो कुछ स्थानीय नेता थे, जिसमें शेख अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के जनक थे और इनका ऐसा सोचना था कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में ना हो। शेख अब्दुल्ला नेहरू की मित्रता भी थी, हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस मित्रता का भी काफ़ी लाभ शेख अब्दुल्ला ले रहे थे। बाद में शेख अब्दुल्ला की जो यथार्थ स्थिति नेहरू को पता चली तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजा हरि सिंह को सही नहीं मानते थे, शेख अब्दुल्ला को सही मानते थे। खैर ये अलग विषय चला जाएगा। तो उस समय पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, यानी पाकिस्तान के कबायली लोगों ने आक्रमण किया। और जब आक्रमण हुआ तो राजा हरि सिंह ने इन आक्रमण के समय भारत सरकार को पत्र लिखा कि जम्मू कश्मीर की रक्षा भारत को करनी चाहिए। उसके बाद भारत की सेना गई, पाकिस्तान के उस आक्रमण से जम्मू कश्मीर की रक्षा की गई। और 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन जो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिए। यह जो विलय पत्र था कुछ विशेष विलय पत्र नहीं था। देश भर की जो अन्य देशी रियासतों को विलय पत्र भेजा गया था वही विलय पत्र था जम्मू कश्मीर का। और राजा ने बिना किसी संधि और समझौते के विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिया और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। लेकिन इस समय तक संविधान काफ़ी बन चुका था, क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्वतंत्रता के पहले से 1946 से प्रारंभ हो गई थी। और जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान निर्माण संभव नहीं था, इसलिए भारतीय संविधान के प्रावधानों को, अनुच्छेदों को जम्मू कश्मीर तक पहुंचाने के लिए एक अस्थायी प्रावधान जोड़ा गया, आर्टिकल 370, जिसे अभी हाल में ही भारत सरकार ने संविधान संशोधन करके निष्प्रभावी कर दिया है। उसके बाद जूनागढ़ रियासत थी। जूनागढ़ का जो राजा था वो मुस्लिम था और जनता जो थी हिंदू बाहुल्य थी। जूनागढ़ का राजा चाह रहा था कि भारत में उसका विलय ना हो और पाकिस्तान से काफ़ी इसे मदद मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और जूनागढ़ का विलय भारत में कर दिया गया। फिर अंतिम एक देशी रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद का जो शासक था निजाम अति महत्वाकांक्षी था। हैदराबाद का विलय वो भारत में नहीं करना चाहता था।
अनेक बार समझाने के बावजूद भी निजाम नहीं माना और फिर सरदार पटेल ने सैन्य कार्यवाही द्वारा, पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का विलय किया। इस तरह से संपूर्ण भारत की देशी रियासतों का, ब्रिटिश प्रांतों का संघ में विलय हुआ और भारत एक मजबूत संघ के रूप में स्थापित हुआ। इस तरह से ये भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति तक का इतिहास मैंने अलग अलग दिन, अलग अलग विषयों को लेकर रखा। तो आज इतना ही। फिर हम आगामी क्लास में कुछ नए विषयों को लेकर आपके साथ लाइव रहेंगे और किन किन विषयों पर मैं किन विषयों के साथ लाइव आऊँगा ये आपको हमारे पेज गुरुकुल ICS या मेरा जो FB पेज है उससे आपको जानकारी मिलेगी। आप लगातार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। नमस्कार।